आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। तशरीफ़ रखते हैं, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के। डॉक्टर इम्तियाज़, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। हमारे साथ जो हैं मिस साजिदा अनवर हैं और ये डायबिटीज़ एजुकेटर भी हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम अनवाउ इकसाम के सवाल पूछ रहे हैं, यानी किसी एक टॉपिक पे नहीं पूछ रहे हैं। मुख्तलिफ सवालात जो हमें मौसूल होते रहे हैं आपके कमेंट्स की सूरत में या इनबॉक्स में, वो प्रोग्राम में हम शामिल करें, या फिर डॉक्टर इम्तियाज़ हसन की क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो केस सिनेरियोज ये हैंडल करते हैं, देखते हैं, ट्रीट करते हैं, उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आज का पहला सवाल जो है वो ज़ियाबीतस के दौरान अगर हमल ठहर जाए खातून को तो उससे वाबस्ता है। ये निघत चौधरी हैं मुल्तान से, उन्होंने सवाल किया है। कहती हैं कि ये इनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ तशख़ीस हुई और फिर इनका इलाज इंसुलिन से किया गया, और फिर प्रेगनेंसी के बाद जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, यानी कि डिलीवरी हो गई, तो फिर इनकी शुगर क्लियर हो गई। अब ये जानना चाहती हैं आपसे कि ये क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं और किस तरह से अपनी डायबिटीज़ इनको आगे चल के ना हो, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको ये मिनिमाइज़ कर सकती हैं, और ये भी बताना चाहती हैं कि इनकी फैमिली में और लोगों को भी डायबिटीज़ है। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल से हमें प्रैक्टिस में काफ़ी देखने को मिलता है। और इसको हम अगर प्रेगनेंसी के अंदर इनको, जैसे अभी आपने बताया कि इनको डायबिटीज़ हुई और बाद में क्लियर हो गई, इसका मतलब ये गेस्टेशनल डायबिटीज़। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ दो तरह से आप हो सकती है। एक तो पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं थी और जब प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाहिर हुई और प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो फिर वो डायबिटीज़ भी ख़त्म हो गई। तो ये तो इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरी किस्म है कि एक बंदे को पहले डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2, अच्छा, वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो कहते हैं उसको डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह सकते हैं उसको। अच्छा, इसको जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम उर्फ़े आम में GDM भी कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, तो इसको ये बेसिकली एक्सटेंशन है टाइप 2 की। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि टाइप 2 पेशेंट, इसकी हम इनके लगता है वालदैन को भी है, बहन भाई को भी है, तो इनको फिर फ्यूचर में किसी वक्त भी डायबिटीज़ होने का चांस या ख़दशा इनके सर पे मंडलाता रहेगा। अच्छा, होता ये है कि औरत को, खातून को डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हुई और उसका इलाज हुआ इंसुलिन से, बेबी हुआ और उसके बाद वो घर चली गई और फिर वो भूल गए कि मुझे प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई थी, कोई प्रिकॉशन नहीं ली। और फिर वो, आपको पता कि जो परप्यूरियल फेज़ होता है, जिसको हम वो उस दौरान ख़वातीन की जो डाइट है वो हैवी किस्म की डाइट हो जाती है, जिसमें बहुत सारी, डॉक्टर साहब पता है पंजाबी में कहते हैं व्यायाम, हाँ, जो भी है, और उसमें जो डाइट होती है वो होती है बड़म बड़म बड़ा वो फैटी डाइट होती है। वो और पंजीरियां होती हैं, घी और देसी घी, और उसको समझा ये जाता है कि औरत को, खातून को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है और उसको बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। यही वो क्रिटिकल फेज़ होता है जिसमें औरत मोटापे का शिकार होती है, उनको फैट और ओबेसिटी हो जाती है। जो ओबेसिटी होती है तो ये डायबिटीज़ को बढ़ावा देने वाली बात होती है। तो उनको जो है कि, और वो लापरवाह हो जाती है, फिर अचानक पता चलता है जी मुझे तो डायबिटीज़ होगी। हालांकि जिस खातून को प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ हुई, वो समझ लें कि उनको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में डायबिटीज़ हो सकती है। तो अच्छी बात ये है, इनको भी प्री डायबिटिक कहेंगे, प्री डायबिटिक तो नहीं कह सकेंगे, गेस्टेशनल, लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज जिसमें एक्सटेंशन कह सकता हूँ, यानी कि ये वो लोग हैं जिनको हो सकती है, अगर होगी, इसका मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब ये कि प्रेगनेंसी का जो लोड है इनका लबलबा वो नहीं उठा सका। अच्छा, तो किसी वक्त भी वो उठाने से इनकार कर सकता है। तो इनको चाहिए कि शुरू दिन से जब परप्यूरल फेज में जाए अपनी डाइट का ख्याल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज का ख्याल, अपने वेट का ख्याल रखें। छिला, हाँ छिला, तो उसको जब वो ख्याल करेंगी तो फिर इनको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम होते जाएंगे। और वही इसी तरह करें जो डायबिटिक प्रिकॉशंस होती हैं, तो उसी तरह ले अपने वेट को मेंटेन रखें, फिर ये प्रॉब्लम होने का खतरा टलता जाता है। होता जाता है कि बाज़ औक़ात जल्दी में डॉक्टर साहबान भी इनको ब्रीफ करना भूल जाते हैं
क्योंकि सारा जोर उसी पे होता है, प्रेगनेंसी पे। तो डॉक्टर साहबान की भी ज़रूरत है जो इनको देख रहे होते हैं कि उनको फ़ौरन ब्रीफ करके भेजे कि बीबी आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अपना ख्याल। गायनाकोलॉजिस्ट को ही चाहिए कि उनको ब्रीफिंग दे। अगर हो गई है, इनको प्रेगनेंसी में हुई थी, अब वो नॉर्मल भी हो गई है, तो उनको चाहिए फिर भी किसी डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिलें और अपने बारे में प्रिकॉशन पूछें और क्या क्या वो एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, ताकि इससे बचाव ही कामयाबी है। तो मेरा ख्याल है जैसे इनकी फैमिली हिस्ट्री भी है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है, शी इज़ हाई रिस्क पेशेंट, और इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपना वेट मेंटेन रखने की ज़रूरत है, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, अपनी डाइट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो फिर इंशाल्लाह इससे बचाव मुमकिन है। डॉक्टर साहब 2-3 सवाल जी। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का आपने जिक्र किया, पहले तो ये बताएं सर कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हमल के दौरान जब ज़ियाबीतस खातून को पहली दफ़ा सामने आई तो ब्लड शुगर लेवल रखने क्या चाहिए? ब्लड शुगर लेवल जो हमल के दौरान वो बहुत सख्त हम रखते हैं। हम कहते हैं जो खाने से पहले जिसको प्री मील है वो आपकी 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, और खाने के 2 घंटे बाद 130 मिलीग्राम से कम रखें। यानी बहुत टाइट कंट्रोल, ताकि ये वो लेवल्स हैं जिस पे बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छे नॉर्मल तरीके से होती हैं और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस। अगर ज़्यादा हो, मसलन 100 से ज़्यादा या 110 से ज़्यादा फास्टिंग में रहे या खाने के 2 घंटे बाद 200 तक रहे, तो बच्चे की जो है नमूदो नुमाइश या अफजाइश उसमें कोई फ़र्क पड़ता है? जी, बच्चे की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट कर सकती है, और बच्चे के साथ जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन स्टिल बर्थ है, दूसरा जो है कि और दूसरी जो उनका बेबी का वेट ज़्यादा हो सकता है, तो और सी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं, और उसके साथ बच्चे को अगर कंट्रोल नहीं रखते तो बच्चे को पैदाइश के वक्त हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर का भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि जब ऐसी ख़वातीन को चाहिए उन बच्चे के लिए किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता रखें और राब्ते में रहें, और ये डिलीवरी घर पे ना हो, किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे न्यूनेटोलॉजी का यूनिट भी हो, यानी जो नौज़ायदा बच्चों का देखभाल का यूनिट भी हो, ताकि शुगर लो हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ख़वातीन हैं ये बाद में जब बच्चे की पैदाइश हो गई, शुगर ख़त्म हो गई, तो क्योंकि वो आपने जैसे बताया कि जहन से उतर जाता है, तो जब ये बिल्कुल तो किस तरह पता चलेगा कि अब इनको शुगर हो गई? अलामात जैसे देखिए, अपने शुगर लेवल बाकायदगी से चेक करते रहें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, बाद का सिम्टम्स नहीं होती। अपना हीमोग्लोबिन A1C हर 6 महीने बाद अपना रेगुलर चेक करते रहें, और अपना रेगुलर उसी तरह अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात पता चलता है कि जब जो पानी सर से गुजर चुका होता है। तो इस वजह से एक बहुत अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज पे चीज़ों को हैंडल करना बहुत आसान होता है। डॉक्टर साहब, इन्होंने बताया कि इनको प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन लगी थी, गोलियों से काम नहीं बनता? नहीं, गोलियां देते नहीं ना, गोलियों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। कुछ गोलियां हैं जो दी जा सकती हैं, मसलन मेटफॉर्मिन प्रेगनेंसी के अंदर दी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। लेकिन इंसुलिन बेहतर और सेफ दवाई है, ताकि इंसुलिन से बेबी की जो नशोनुमा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर मेरे पास भी मुख्तलिफ नौइयत के सवालात हैं। सबसे पहले तो मिस फौजिया हैं सर, ये पूछती हैं कि डायबिटीज़, और जैसे अमूमन मैंने खुद भी एज अ डायबिटीज़ एजुकेटेड जो पढ़ा है चीज़ें, उसमें मैंने भी ये देखा है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का आपस में काफ़ी जो है वो देखने में आता है ताल्लुक, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर का। तो वो भी ये जानना चाहती हैं कि डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर का वाकई कोई ताल्लुक होता है, कोई रोल प्ले करती है डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के हाई होने में? देखिए, हमने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में भी बात की कि जो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, ये सारे बहन भाई हैं। तो ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। इन बहन भाइयों में बड़ा प्यार होता है, एक आता है तो दूसरा भी इसके साथ ही चला आता है। अगर ब्लड प्रेशर है तो शुगर होने का ख़तरा है, हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा है, लिपिड डिस्टर्ब होंगे, और भी चीज़ें, यूरिक एसिड है, इसका ओबेसिटी से ताल्लुक़ होता है। तो ये सारी चीज़ें एक फैमिली मेम्बर, एक क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो इकट्ठी आमतौर पर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर किसी को हाइपरटेंसिव है बंदा, तो उसको हमें ज़रूर स्क्रीन आउट करना चाहिए डायबिटीज़ के साथ, डायबिटीज़ के लिए भी, ताकि क्योंकि और उसके कोलेस्ट्रॉल भी चेक होने चाहिए, और उसके बाकी टेस्ट कुछ ज़रूरी वो भी करते हैं, और उन पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हाई रिस्क पेशेंट हैं कि जिनको डायबिटीज़ होने का ख़तरा है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो साइड बाय साइड, चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ। बिल्कुल ठीक हो गया।
आप और एक सवाल बड़ा दिलचस्प सर आया है। हम अमूमन जो है वो इससे मुतालिका सवाल तो करते रहते हैं डायबिटीज़ के, लेकिन इस बार एक जो है हमारे मिस सहरिश हैं, वो ये पूछती हैं कि ये जो डाइट कोक हम पीते हैं या कोई भी इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिनके साथ डाइट का वर्ड आ जाता है, तो जो डायबिटिक्स हैं वो उसको सेफ समझते हैं और उनकी फैमिली और इर्द गिर्द के लोग भी उनको इंश्योर करा रहे होते हैं कि इट्स ओके, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डाइट कोक ले लें। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है या ये एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली बात है? डाइट कोक के बारे में वही वार्निंग है, बल्कि इवन ज़्यादा सख्त वार्निंग है जो आम दूसरे ड्रिंक्स के बारे में, दूसरे कोलास के बारे में, क्योंकि जो ये जो डाइट है बेसिकली वो ओरिजिनली डाइट नहीं है। और उसके साथ आप ये देखेंगे जब डाइट का लफ्ज़ जुड़ जाता है तो वो जो लोग हैं उसको बिला दरेग उसका इस्तेमाल हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके पीछे वजह क्या है कि ये नुकसानदेह क्यों है? नुकसानदेह ये है कि ये आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है उसको अफेक्ट करते हैं। जब ये आप लेते हैं तो आपके ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रैपिड एंड इरेटिक हो जाती है, तो आपका जो शुगर बजाय कम होने के वो बढ़ भी सकता है और बढ़ता भी है। और इवन ओबेसिटी की वन ऑफ द कॉज ये भी है कि डाइट के ड्रिंक्स के बारे में हम गैर मोहतात हैं। डाइट ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, उसकी बजाय सादा पानी ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। डाइट कोला से भी हमें उतना ही अवॉइड करना चाहिए जितना बाकी कोला से अवॉइड करते हैं। सर ये सुक्रालोज कई डाइट प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रही है, कहीं सैकरीन इस्तेमाल हो रही है, कहीं एस्पार्टेम इस्तेमाल हो रही है, ये सब क्या आप समझते हैं कि मुज़िर असरात? देखिए इसमें सबके मुज़र असरात, सुक्रालोज का जहाँ तक ताल्लुक है ना, सुक्रालोज बेसिकली सुक्रोज से निकला। सुक्रोज आपको पता है चीनी को कहते हैं, तो इसका जो है थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है। इसमें दूसरी खूबी है कि आप इसको कुक कर सकते हैं, गर्म हीट पे कर सकते हैं। जैसे स्पार्टेम है, दिस इज अमाइनो एसिड, तो जब इसको आप गर्म या पकाएंगे कोई किसी चीज़ के अंदर डाल के तो वो डीनेचर हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, प्रॉब्लम करेगी। तो सैकरीन तो बहुत पुराना साल्ट है, वो उसको हम अवॉइड ही करते हैं। सैकरीन के अपने मसाइल हैं, टेस्ट का मसला है, और कुछ बहुत रेयर है कि जानवरों के अंदर ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर करने वाली। तो डॉक्टर साहब एक रिसर्च ऐसी भी है जिसमें बताया जा रहा था कि जब ये सेलुलर लेवल पे पहुंचते हैं, ख़ास तौर पे फैट, ये यानी कि फैट सेल फैट फिर भी बनाते हैं, यानी कि अगरचे ये वो हैं, दे आर नॉट लाइक शुगर या वो नहीं है, मगर ये फिर भी फैट की तरफ प्रोपेंसिटी बढ़ाते हैं और ये इन्फ्लेमेशन भी सेल्स में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिस ऑल टेल्स। हाँ, इसका मतलब है कि इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए हम एक चीज़ को, एक इल्लत है हमारा जो मीठा खाना या मीठे की तरफ जो रग़बत है, क्रेविंग है, उस पर काबू पा लेते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको हम इस तरह कवर कर सकते हैं कि मीठे की अपनी जो तलब है उसको फ्रूट्स की शक्ल में मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करके उसको पूरा कैसे नेचर के तरीके से अमल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल फिर और है, और ये एक स्टूडेंट हैं, एडवांस्ड स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ये एमफिल कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इनकी 32 साल फ़कत उम्र है, मगर ये कहते हैं कि अपनी एमफिल की तैयारी के लिए इनको लाइब्रेरी में 8 घंटे रोज़ाना बैठ के पढ़ना पड़ता है, सर्फ करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनकी कमरा बनती जा रही है। 34 इंच से 38 इंच बहुत ही थोड़ी सी देर में हो गई है, और ये पूछ रहे हैं कि ये जो कमर मेरी बढ़ रही है और ये जो मेरे पेट के ऊपर फैट बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या मैं ज़ियाबीतस की तरफ तो नहीं जा रहा, और क्या मुझे दिल का आर्जा या दिल की बीमारी तो नहीं हो सकती? आई हैव हर्ड दैट वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़, और इनकी भी डॉक्टर इम्तियाज़ फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट आपने उन्होंने रेज़ किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको अवेयरनेस है कि ये प्रॉब्लम एरिया इज़ देयर एंड ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम, क्योंकि अक्सर लोगों को अव्वल तो इस बात का इदराक नहीं होता कि उनको वो मसला है या प्रॉब्लम है। कोई जब इदराक नहीं होगा, प्रॉब्लम का आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसकी रीज़न ही नहीं पता होती, तो फिर उसका मसला भी हल भी नहीं, उस मसले का हल भी नहीं पेश किया जा सकता।
तो इसमें हम करते ये हैं कि जैसे ये बैठने का इनका काम है, इसको हम कहते हैं सेडेंट्री हैबिट इनकी बहुत ज़्यादा, 8-9 घंटे बैठते हैं, पढ़ते हैं, या फिर वहीं खाया पिया और फिर मेरे से रेगुलर एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहे, तो इनका वेट बढ़ रहा है। जो वेट को जो फैट है, बेसिकली फैट वो डिपॉजिट की, जो फैट की बेहतरीन उसको डिपॉजिट की जो जगह है वो अराउंड टमी है। अच्छा, ठीक है, पेट की जो फैट है। अच्छा, ये जो पेट पे जो फैट है ना, असल ये जो नज़र आती है ना फैट, कोई जी पेट मोटा हो गया या, तो बेसिकली ये जो फैट है ये वो इतनी खतरनाक नहीं, ये जो सतह पे नजर आने वाला एक छोटा सा आइसबर्ग का वो टिप है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। असल जो तोदा है, जो बर्फानी तोदा जो उसके अंदर तय में पोशीदा है, ठीक है ना, इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। यानी पेट के अंदर जो फैट है ना, इंट्रा एब्डोमिनल फैट जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली ये वो प्रॉब्लमेटिक होती है। अच्छा, जब वो ज्यादा हो जाती है तो वो कुछ ऐसी, और वो सबसे खतरनाक वो ऑर्गन के तौर पे एक्ट करती है, ऑर्गन के तौर पे, कि जहां से आपको वो हार्मोन्स जो डायबिटोजेनिक होते हैं, जो ग्लूकोज बढ़ाने वाले होते हैं, वो हार्मोन वहां से जन्म लेते हैं, और उससे वो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स निकलते हैं जो हार्ट डिजीज का बायस बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों की तरफ प्रोपेंसिटी है इसकी, कि आपका जो डायबिटीज़ होने का ख़तरा भी ज़्यादा है और हार्ट डिजीज़ होने का भी ख़तरा ज़्यादा। और सर ये जो फैट है, ये कोई ब्राउन फैट होता है, ये मुश्किल से जाता है? मुश्किल से जाती है। और देखें डाइट को कंट्रोल, देखें असल है कि अब ये दुनिया में जब हम अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है, वो ये कहते हैं कि कोई भी बंदा जो डायबिटिक है, अगर वो काम करता है, काम काज करता है, कंप्यूटर वर्क है, सेडेंटरी वर्क है, तो आफ्टर 90 मिनट्स उसको ब्रेक देना चाहिए। आफ्टर 90 मिनट्स उठ के खड़ा हो जाए, कोई चक्कर लगा के आए, कोई चले फिरे, उससे भी उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर वो 90 मिनट से ज़्यादा बैठा रहता है, ये 1.5 घंटे से ज़्यादा बैठा हुआ है, 4-4, 5-5 घंटे बैठे हुए हैं, 6-6 घंटे बैठे हुए हैं, तो फिर ये आपकी एब्डोमिनल फैट का जो, क्योंकि ये देखें अब ये दुनिया में जैसे वो कहते हैं कि अगर आपका फैट जो कमर का घेरा 35 इंच से ज़्यादा है, तो ख़वातीन के लिए वो 32 से भी ज़्यादा है, तो वो उन लोगों को डायबिटीज़ होने का ख़तरा आम आदमी की निस्बत ज़्यादा है। और यही वो फैट है जिसको हम कहते हैं कि ये जो चर्बी है ये टाइम बॉम्ब है, टिकलिंग टाइम बॉम्ब, ठीक है, ये किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर सकता है। तो इसको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, इस फैट को हमें कंट्रोल करें और ऐसी एक्सरसाइजेज करें, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट को कंट्रोल करें। अगर बैठने का काम है तो कुछ टाइम उसके भी स्पेयर करें, अपनी वर्जिश के लिए भी और अपनी डाइट पे कंट्रोल के लिए भी। डाइट को लाइट कर दें, फैट को एलिमिनेट करें, तो उससे काफ़ी फ़र्क हमें पड़ेगा कि इनका वज़न क्योंकि बढ़ रहा है, 38 इंच होना ये ख़तरनाक हद को छू रहा है। तो डॉक्टर साहब किस तरह की डाइट लें? ये तली हुई चीज़ें ना लें, घी लें, कौन से, आप तो ऑयल बड़े सारे हैं, ऑयल में आप बताते होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले हैं, किस किस्म की डाइट? देखिए उसमें हम जो बात करते हैं ना कि जो फैट है हमारे यहाँ, जो फैट है वो बेसिकली हिडन फैट ज़्यादा है। बज़ाहिर हम हो सकता है हम कोई मक्खन के डले डाल के नहीं ले रहे या कोई मलाइयाँ डाल के नहीं ले रहे होते, लेकिन होता ये है कि जो हमारा खाना बनता है वो उसको फ्राई किया जाता है, तड़के लगाए जाते हैं, और हमारे खानों पे एक अच्छी जो शोरबा है ख़ासतौर पे ऊपर जो कोरमा बना हुआ है उस पर एक अच्छी खासी तय मौजूद ना हो सालन पे, तो वो हम उसको खाना खाने से इनकार कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी डाइट की, इन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ अपनी कुकिंग हैबिट को चेंज करें, अपनी जो डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं उनको चेंज करें। हमारी डाइट, आप जो बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो आप ग्रिल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, उसको लेना चाहिए। फ्रूट्स को ज़्यादा लें, सब्जियों को ज़्यादा लें, और नेचुरल जो चीज़ों को नेचुरल हालत में ज़्यादा लें, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद। जितने आर्टिफिशियल हैं, प्रोसेस्ड हैं, यस, उसको अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड मीट है जैसे आजकल बड़ा चल रहा है जी, प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं लोग, नगेट्स खा रहे हैं, कुछ इस तरह की वो मीट भी प्रोसेस्ड किस्म का आ रहा है, तो वो भी एक अपनी तरफ नुकसानदेह चीज़ है। और ये जो जल्दी से स्नैक ले लिए, फ्रेंच फ्राइज हैं, हाँ, बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो आप देखें कि हमारी डाइट के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर शामिल हो गई हैं। बर्गर्स आ गए हुए हैं, पिज़्ज़ाज आ गए हुए हैं, और बहुत किस्म की जो आपकी समझे कि हमने, मैं ये कहता हूँ हमारे मुल्क में फूड स्ट्रीट्स ज़्यादा खुली हैं, पार्क कम बने, ठीक है। तो फूड स्ट्रीट्स हर गली मोहल्ले पे फूड स्ट्रीट खुली हुई है, और आप देखिए रात गए तक वहाँ रश है।
और लोग खाने, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सेलिब्रेशन है वो कन्फाइन कर गई हुई है खाने से रिलेटेड हो गई है। हम सेलिब्रेट और तरीके से किसी चीज़ को कर ही नहीं रहे। हाँ जी, कोई पास हुआ, लो जी खाना खिलाओ, ठीक है, कोई ये चीज़ हो खाना खिलाओ, दावतें हो रही हैं। ये चीज़ें हमें इस एज ए नेशन के तौर पे कुछ हमें अपनी हेल्थ एजुकेशन के हवाले से हमें कुछ अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी, फिर हमें कुछ अपने सेहतमंद तरीक़ाकार पे जा सके। क्योंकि जो डायबिटीज़ का जिस रेशो से हमारे मुल्क में ये बढ़ रही है, हमें और गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली संजीदा तरीके से हमें इस पर गौर करना चाहिए कि क्यों बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, स्वीट टूथ जिन लोगों को मीठे का शौक़ होता है और अमूमी तौर पे होता है, और मीठा खा के कोई क्रेविंग भी होती है, कुछ सुकून भी मिलता है, तो अब क्या करे बंदा जिसको शौक़ है? फ्रूट्स ले, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट जो है बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट है। हाई फाइबर होता है, हाई फाइबर होता है, वाइटामिन होती हैं, और उसके अंदर आपका जो ग्लूकोज की किस्म दूसरी होती है, मीठे की वजह फ्रुक्टोज ज़्यादा होती है, और वैसे भी जो नेचुरल चीज़ है। लेकिन हम बेसिकली हम ये कहते ही ये हैं कि लेकिन हम अपने ना अमल में इंतहा पसंद है। कुछ मैं लफ्ज़ है खैर और तरह से यूज़ कर रहा हूँ कि हम अपनी मोहब्बत में भी इंतहा पसंद है, नफ़रत में भी इंतहा पसंद है, ठीक, और खाने में भी इंतहा पसंद है, ठीक। तो इंतहा पसंद इस हवाले से है कि हम जब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आप फ्रूट खाएं, तो हम फ्रूट को उस वक्त तक उस फ्रूट का पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो यहाँ तक नहीं आ जाता। यानी अब उससे मजीद कुछ नो मोर तक जब अंदर से कोई जवाब आ जाए कि नो मोर, तो जगह ही नहीं है, जगह कोई नहीं है, तो फिर हम नहीं छोड़ते। मतलब आप भी देखिए तरबूज का सीजन आएगा, लोग पूरे का पूरा तरबूज खा जाते, अब खरबूजे आएंगे तो एक फ्रूट की तो इजाजत है ना। तो एक फ्रूट अगर 5 किलो का तरबूज खाएंगे तो एक फ्रूट तो है, टेक्निकली तो एक ही फ्रूट है। क्वांटिटी इट डज मैटर, ठीक है, इट डज मैटर, मेनली इट इज अ पोर्शन कंट्रोल विच डज मैटर। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपनी जो है मोहब्बत में ज़्यादा इंतहा पसंद होना चाहिए, नफ़रत को कम करना चाहिए, खाने में भी जो है इंतहा पसंदी छोड़ देनी चाहिए। आपका भी तो एक सवाल था। जी सर, मैं वही कह रही हूँ, खाने और डाइट की आप बात कह रहे हैं। एक और सवाल हमारे पास है जो कि मिस महविश शमीम पूछती हैं कि ये जो नेचुरल फूड्स होते हैं हमारे, जैसे सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं और नट्स हैं, तो ये जो है वो ज़ियाबीतिस के कंट्रोल में भी कोई रोल अपना प्ले करते हैं, या फिर ये वेट कंट्रोल पे ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होते हैं? अच्छा, इसके अंदर जो ना नट्स, ख़ास तौर पे नट्स के बारे में जो रिसेंट ट्रेंड यही है कि नट्स के अंदर वो ऑयल्स अच्छे होते हैं जो आपकी दिल की सेहतमंदी के लिए ज़रूरी है। उसमें से ऐसे फैटी एसिड ज़्यादा है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी सेहत के लिए, दिल की सेहत के लिए अच्छे, ओमेगा 3 वाले। उसमें हम जब ये कॉन्सेप्ट इसलिए कहते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी आपकी मुट्ठी के अंदर जितने नट्स आते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें से अखरोट सर फहरिस्त है, लेकिन नट्स में भी हमने कुछ अपना कुछ लगाया हुआ है। मतलब अगर हम पिस्ता खाते हैं तो पिस्ता हम नेचुरली उसको नमक के अंदर भूना जाता है। हाँ। उसको जब तैयार किया जाता है तो नमक, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा नमक इनटेक का सोर्स मिल जाता है, उसको अवॉइड करें। मूंगफली को भी इसी तरह नमक के साथ कुछ लोग करते हैं, तो उसको करें। लेकिन हैंडफुल ऑफ नट्स दे आर गुड फॉर द हेल्थ, वन कैन टेक इट, और इसका आपकी डायबिटीज़ पे कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं है, अच्छा ही इम्पैक्ट आएगा। और वेट कंट्रोल पे भी, वेट कंट्रोल के हवाले से तो खैर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हमें जो हेल्दी हार्ट की तरफ हम इस पर अच्छी पेश रफ्त है। ठीक है। वैसे डॉक्टर साहब, आप ये भी तो अक्सर प्रोग्राम्स में कहते हैं कि अगर कोई वज़न कम करता है और अपनी वेस्ट कम करता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, उसकी जो ब्लड शुगर भी कम होती है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, वेट असल क्या है प्रॉब्लम, सारी दुनिया में जो इस वक्त रिसर्च है, जो मेडिसिन डेवलपमेंट की, जो दवाइयों डेवलपमेंट की, वो आपकी वेट रिडक्शन की, यानी ऐसी अद्वियात मार्केट में लेके आ रही हैं और जिस पे तहकीक हो रही है जो आपके वेट को ना बढ़ाएं, क्योंकि जो दवाई वेट को कम करेगी उसका अच्छा इम्पैक्ट। जैसे हमने एक बड़ी अच्छी दवा मार्केट के अंदर मौजूद है, GLP-1 एगोनिस्ट है, ठीक है, लिराग्लुटाइड है, उसके बारे में अच्छा इम्पैक्ट है कि ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट डिजीज़ के वो जो पेशेंट, जिनको डायबिटिक पेशेंट और हार्ट डिजीज़ है, तो वो इस्तेमाल करें, उनको इसके फ़वायद हासिल हो सकते हैं। और कुछ ऐसी अद्वियात जो पाकिस्तान में तो नहीं है, जो गुर्दों में से यूरिन के अखराज, यूरिन के रास्ते
ग्लूकोज का अखराज ज़्यादा करती है, SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं, वो भी दुनिया के अंदर अवेलेबल है, वो भी आपका वेट कम करते हैं और ब्लड प्रेशर भी कम करते हैं। तो इन्हीं दवाइयों की वजह से दिल के अमराज पे जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्योंकि दिल का मर्ज ज़्यादा होता है तो उस पर काबू पाने में काफ़ी मदद मिल रही है। और जो सबसे जो हमारे इस वक्त मुल्क में भी अवेलेबल है मेटफॉर्मिन, वो भी ये करती है, वो वेट भी कम करती है, शुगर भी कंट्रोल करती है, उससे भी अच्छा इम्पैक्ट है। तो असल जो चीज़ है वो वेट है। वज़न अगर आपका कम है होता है किसी भी तरीके से हो, शुगर की दवाई से हो, एक्सरसाइज से हो, डाइट से हो, उसके डेफिनेटली उसके अपने फ़ायदे आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ आंखों की भी बात कर लेते हैं। ये सवाल है मिसेस इमरान का सरगोधा से, कहती हैं कि आई प्रॉब्लम्स क्या रिलेटेड होती हैं? डायबिटीज़ अगर किसी को हो तो क्या आंखों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि इनको किसी ने कहा है कि जिनको डायबिटीज़ होती है वो अंधे हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं। तो ये आपसे चाह रही हैं, इसकी ज़रा सी एलेबोरेशन चाह रही हैं कि इसको ज़रा खोल के बयान कीजिए। अच्छा, एक थोड़ा सा एक जिसको एक हम जो जुमला मोतरज़ा मोतरे ये सही नहीं है, इस पर कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं चाह पता कि हमारे मुल्क में एक जो दूसरे लोग हैं ख़ास तौर पे जो पीयर्स हैं डायबिटीज़ के साथ, वो लोग जिसके इर्द गिर्द फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, बाज़ औक़ात वो एक बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बात करते हैं जिससे पेशेंट का मोटिवेशनल लेवल कम हो जाता है। ठीक है, उसका मसलन जैसे कि उसकी जो मिसाल मैं जैसे भी इनको किसी ने सुना, और हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फ़र्द हैं वो सुनते बहुत हैं, डरे होते हैं, कानों के कच्चे होते हैं। तो बजाय कि वो ख़ुद किसी साइंटिफिक नॉलेज की तलाश में निकले, जैसे ये प्रोग्राम एक कड़ी है ऐसे साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड करने में, हम वो चीज़ करें जो किताबों से जो साबित है, जो साइंस के असूलों के मुताबिक साबित, वो उस पर हम बात करें, कोई सुनी सुनाई बात ना करें। तो इसमें उन्होंने कहा जी ऑन स्टेट वे, उनके जो उन्होंने बताने वाले ने कहा जी कि आप अंधे हो सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल की बात की। शायद उनके जहन में कोई ये अपना ख्याल रखे हो कहीं अंधा ना हो जाए, डर के मारे वो दबक के बैठ जाए और अपना ख्याल रखना शुरू कर दे। मेरे ख्याल से ये अप्रोच कुछ जगह पे काम करती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये नेगेटिव अप्रोच है। कभी भी जो डायबिटीज़ का जो इलाज है उसको नेगेटिवली अप्रोच नहीं करना चाहिए। सर, अगर एंग्जाइटी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, डर रहेगा और वो स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बढ़ जाएं तो उससे तो बल्कि देखिए कुछ लोग हैं ना, अभी कुछ अर्सा पहले, मैं इस पर भी तफसील में बात करता हूँ, कुछ अर्सा पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा कि हम डायबिटीज़ के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो उसमें मैं भी उसके पैनल में था, डॉक्टर सदाकत भी थे, हम उनको मशावरती जो बोर्ड बना उसमें, तो हमने उनका मशवरा दिया। उनकी जो स्टोरी और तरह से थी, तो डराने धमकाने वाली, हाँ, तो बहरहाल हमने उसको बड़े अच्छे मशवरे दिए कि आप इसको बड़े पॉजिटिव साइड से लेके जाएं, यानी वो लोग जिन इससे एंजॉय कर रहे हैं अच्छे कंट्रोल के साथ। तो फिल्म जब आई तो उन्होंने हम उसका शो के लिए बुलाया, तो फिल्म का वो इस तरह शुरू हो रही थी कि बंदा एक खड़ा है डायबिटिक पेशेंट, वो कहता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है आइए मेरे साथ चलें। जो चलता है तो सामने एक वार्ड में ले जाता है जहाँ लोगों की टांगें कटी हुई हैं और कुछ लोग अपने अंधेपन का शिकार हैं, तो वो कहते ये देखें अगर तुमने ये ना किया तो ये हो जाएगा। तो अब ये फिल्म से वो आप आगाज़ कर रहे हैं। तो हमने हालांकि जो मशवरा उनको दिया था इसके बिल्कुल बरक्स था। तो खैर उस फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और लोगों से कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, लेकिन कहने का मकसद इसके पीछे जो बॉटम लाइन ये है कि हमें जो चीज़ों को पॉजिटिव साइड को ज़्यादा उजागर करना चाहिए। एक तरीका डॉक्टर साहब जिस तरह बच्चों को समझाने का होता है कि पनिशमेंट से, और एक होता है रिवॉर्ड से। रिवॉर्ड से जो इंसान की जो फितरत है वो आप अच्छी चीज़ सीखते हैं, आप पॉजिटिविटी सीखते हैं। हम देखें अपने मुल्क को, खुदा न खास्ता इतना अच्छा मुल्क है, उसके बारे में उसकी जो नेगेटिव चीज़ें वो ज़्यादा निकाल के लाते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं। हमें जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी चीज़ें भी इस मुल्क के अंदर हैं, तो उसको हम उसको हाईलाइट नहीं करते। अगर कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो अगर जो उसने कोई नेगेटिव बात की उसको बहुत फैलाते हैं। खैर ये वो जुमला है मोतरज़ा था इस सिलसिले में। अच्छा खैर, इसमें अब जो बात करें कि क्या डायबिटीज़ आपकी आंखों को अफेक्ट करती हैं, तो जवाब है जी। अच्छा, कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि अगर आप इसको कंट्रोल ना करें। अगर कंट्रोल करेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अब आँख के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। आँख का जो पहला हिस्सा जिसको हम लेंस कहते हैं, जहाँ पे अज्सा
जहाँ से वो रोशनी गुजर के आपके पर्दे पे पड़ती है। ये बिल्कुल कैमरे की मिसाल सामने के कैमरा, जो पुराने कैमरे थे जिस पे एक लेंस लगा होता था, फिर ये फिल्म डालते थे, वहाँ पर्दा था, वहाँ फिल्म बनती थी। तो अब ये जो है कि लेंस का है, तो सबसे जो इफेक्ट जो आता है वो सबसे पहले लेंस पे आ सकता है, जिसको हम कहते हैं कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया का नाम देते हैं। यानी डायबिटिक पेशेंट को सफ़ेद मोतिया जल्दी होने का खतरा होता है या खदशा होता है, क्योंकि अगर वो अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल ना करें, क्योंकि लेंस के अंदर ऐसी तब्दीलियां आ जाती है जब शुगर कंट्रोल ना करें जो लेंस को धुंधला करती है। तो वो लेंस पूरी तरह धुंधला हो जाता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये देखें जो सफ़ेद मोतिया है ये एज रिलेटेड है, जस्ट लाइक ग्रेइंग ऑफ योर हेयर, ठीक है, और जस्ट लाइक आप बाकी जैसे जो एज के साथ इश्यूज आते हैं ये उसी का हिस्सा होता है। लेकिन क्योंकि डायबिटिक पेशेंट अगर कंट्रोल नहीं करता तो ये जो सिलसिला 5-6 साल पहले ज़रा जल्दी से वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। डॉक्टर मुझे एक बात याद आई, एक खातून थी ना, बाहर के मुल्क की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो सिगरेट फूंक रही थी, धनाधन सिगरेट पी रही थी, और मतलब बड़ी भी को 70-75 साल बूढ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई, और हर तरह से ना ये बाल जो आपने बात की सफ़ेद हुए, तो वो सिगरेट पी रही हैं, ड्रिंक भी कर रही हैं, शराब भी पी रही हैं, और मोटी भी, जो भी खाने की चीज़ें खाई जा रही हैं। तो कोई आया, उसने आके कहा कि भाई बड़ी भी आप माशाल्लाह जो है इतनी उम्र हो गई आपकी, और ये आप सब चीज़ें, तो हम तो हमेशा समझते थे कि जो इस किस्म का लाइफस्टाइल अपनाएगा, खाने पीने का ख्याल नहीं रखेगा, ऐसी चीज़ें सिगरेट शराब ये ऐसी, तो उसको तो मर जाएगा जल्दी, उसका तो सत्यानाश हो जाएगा, तो बूढ़ा हो जाएगा, उसका तो हशर नशर हो जाएगा। तो आप इस उम्र में भी ये सब कुछ, तो आपको नहीं असर हुआ? मैंने कहा देख लो मेरा तो सही चल रहा है। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी? उसने कहा 25 साल। तो अब ये हो सकता है कि अगर वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करे तो बड़ी जल्दी एज में ये कैटरैक्ट का आ जाए। जो दूसरा ख़तरा जो होता है डायबिटिक पेशेंट्स को, कि उनके पर्दा बसारत जिसको कहते हैं, रेटिना जिसको कहते हैं, वो अफेक्ट कर सकता है अगर शुगर को कंट्रोल ना रखा जाए। उसमें भी कुछ होता है कि बाज़ छोटा सा हेमरेज हो सकता है, और जहाँ पे हमें इसका अक्स बनता है जिसको फोविया भी कहते हैं, ये मैकुला का नाम देते हैं। मैकुला होता है जहाँ पे आपको जो देखने का ताल्लुक बिल्कुल उसके साथ, हम जो इमेज है हमारी आँख का एक ही नुक्ते पे बनता है, उसको मैकुलर स्पॉट भी कहते हैं। वो बाज़ औक़ात वहाँ पे वरम आ जाता है, वहाँ की कोई छोटी मोटी खून की नाली साथ वाली ब्लीड कर जाए तो उस पर भी वरम आ सकता है, ब्लड आ जाए, तो उसकी वजह से नज़र बसारत ख़राब हो सकती है। और बाज़ औक़ात के वहाँ बाज़ औक़ात आँख के पर्दे में हेमरेज हो जाता है, यानी खून लीक कर जाता है, और जब वो खून लीक करके जो कुछ दिनों बाद वो क्लॉट वो अपनी पोजीशन पे आता है और क्लॉट रिट्रैक्ट करता है। यानी देखें ना, जैसे हमारा जख्म अगर हाथ में बन जाए तो थोड़े सुकड़ता जाता है, तो जो सुकड़ता है, क्लॉट सुकड़ता है, वो अपने से पर्दे को भी खींच लेता है। तो जो पर्दे को खींचता है तो रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह हो सकती है, रेटिना पर्दा बसार उखड़ सकता है। तो इसको जो चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है, ये आपकी बसारत को पेशेंट की ख़राब कर सकती है। लेकिन ये मैं जो सारी बातें कर रहा हूँ, ये एक्सट्रीम ऑफ केसेस की बात कर रहा हूँ, यानी वो लोग जिन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा। और शुगर अच्छे कंट्रोल का 2-3 जगहों पे सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, जिसको माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आप अपना हीमोग्लोबिन A1C 1% नीचे ले आएँ तो 33% आपके जो रेटिना की कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती हैं, आपकी किडनी की कॉम्प्लिकेशन कम, नर्व्स की कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है। यानी इसको सबसे ज़्यादा जल्दी फ़ायदा पहुंचता है। तो अच्छा कंट्रोल करें तो ये मामलात में नहीं आएंगे। दूसरा जो करने वाला काम ये कि हर साल में एक दफ़ा अपने रेटिना का मुआयना किसी आंखों के डॉक्टर से ज़रूर करवाएं, जिसको हम फंडोस्कोप एग्जामिनेशन कहते हैं। उससे होगा कि स्क्रीनिंग होती रहेगी, बार बार होती रहेगी, तो आपको फ़ौरन पता भी चलता जाएगा कि आपके खुदा न खासा अगर कोई स्पॉट आ रहा है, कोई हेमरेज हो रहा है या कोई मसला आने लगा है, तो उसको हम फौरी तौर पे उसका इलाज मुमकिन है। क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे इलाज अब आ गए हैं जो हम आँखों के जो अमराज से हम बच सकते हैं, और इसमें बचाव ही इलाज है। फिर बात करता हूँ, जो प्रिवेंशन इज़ द ट्रीटमेंट, यही ट्रीटमेंट है। खुदा न खास्ता अगर हो जाती है तो फिर वो इलाज दूसरी तरह से उस दूसरी समत में चल पड़ता है इलाज।
प्रेशर भी कई दफा आंख में बढ़ जाता है। हाँ, जो दूसरा होता है कि जिसको हम काला मोतिया कहते हैं। काला मोतिया होता है कि आंख का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, ये आंख के अंदर एक प्रेशर, पानी होता है ना आंख के अंदर, तो उसका अपना एक प्रेशर होता है। बाज़ औक़ात ये जो पानी बनता रहता है और ड्रेन होता रहता है, तो प्रेशर मेंटेन रहता है। बाज़ औक़ात बन तो रहा होता है, वो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है। ड्रेनेज ब्लॉक तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो पर्दा बसारत पे और दबाव बढ़ता है। जब वो दबाव बढ़ता है तो जो नज़र है वो इफेक्ट कर सकती है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें टनल विजन हो जाती है, यानी आप ऐसे लगता है आप किसी वो नाली के अंदर से आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पेरिफेरल रेटिना है, जो बाहर वाला रेटिना का बाहर वाला हिस्सा, वो ज़्यादा उस पर इफेक्ट कर सकता है बनिस्बत के दूसरे मामला के। तो उसके भी प्रेशर भी हमें हर बंदे को चेक करवाना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आंखों का प्रेशर बिल्कुल सिंपल तरीके से छोटी से 1 या 2 सेकंड में चेक हो जाता है। तो इसको हमें अपने आई के डॉक्टर से साल में एक दफ़ा ज़रूर डायबिटिक पेशेंट को अपना रेगुलर चेकअप जरूर करवाना। अच्छा, ये क्या मामला होता है कि धुंधला, तो आपने फरमाया ना अच्छे का, कई दफ़ा 2-2 नज़र आते हैं। हाँ, कुछ लोगों के अंदर ऐसे होता है कि जिन लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल में ना रहे, तो जो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो आपके दिमाग से डायरेक्ट निकलती हैं, आपके फेस को सप्लाई करती हैं, आपके आँख के मसल्स को सप्लाई करती हैं, और आपके जो ये हमने चबाने वाले मसल हैं उनको कंट्रोल करती हैं। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जिसमें लकवा कहते हैं, उसको 7th नर्व उसको कंट्रोल करती है। ये सारे नर्व्स, ये 12 नर्व्स का जोड़ा होता है। 12 पेयर होते हैं। तो इसको जब इसको हम देखते हैं क्योंकि जब खुदा ना खासा डायबिटीज़ कंट्रोल में ना रहे तो ये नर्व इफेक्ट कर जाती है। आमतौर पे 3rd नर्व इफेक्ट करती है, 6ठी नर्व इफेक्ट कर सकती है, और ये ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। वैसे अगर 6ठी नर्व करे, 6th नर्व करती है, तो अगर ऐसे साइड की तरफ देखें तो 2 नज़र आते हैं, सीधा देखें। जो 3rd नर्व है वो उसमें, क्योंकि वो 3 मेजर आई बॉल को घुमाने वाली नर्व वही होती है, वो इफेक्ट करे तो उसके साथ ज़्यादा मसाइल आते हैं। लेकिन इन सब में से जो पॉजिटिव बात ये है कि ये क्रेनियल नर्व्स की जब इन्वॉल्वमेंट होती है ये रिवर्सिबल है। यानी अगर आप खुदा ना खासा इफेक्ट कर भी गई है, 2 नज़र आने शुरू हो गए हैं, अगर आप अपना अच्छा कंट्रोल ले आएंगे तो ये फौरी तौर पे अच्छे कंट्रोल के साथ विदिन फ्यू डेज ये रिकवर करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें फ़िक्र की बात नहीं है। अगर किसी को आना शुरू हुआ, ऐसा प्रॉब्लम आया है, तो जिसको डिप्लोपिया का प्रॉब्लम या 2 नज़र आने का प्रॉब्लम है, तो हमें फौरी तौर पे डॉक्टर से मशवरा करें, अपनी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको नॉर्मल रेंज के अंदर लेके आएँ। डॉक्टर साहब, ये जो ड्रूप हो जाती है, आईलिड ड्रूप कर जाती है, टोसिस जो है, ये भी इसी से? हाँ, ये 3rd नर्व जब होती है ना, तो आँख का जो ऊपर वाला ये जो पट्टा है ये कमज़ोर हो जाता है, तो ये ड्रूप हो जाता है, बिल्कुल पर्दे की तरह गिर जाता है। लेकिन ये भी ठीक हो जाता है, ये भी ठीक हो जाता है अगर आप इसको अच्छे कंट्रोल में लें और कोई ऐसा गड़बड़ ना करें, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर इलाज से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। इट्स द गुड न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखें, डायबिटीज़ में हम ये करते हैं कि आप कॉम्प्लिकेशन होने का इंतज़ार ना करें। कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि जी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो इलाज कर लेंगे, फिर कॉम्प्लिकेशन हो क्यों? अगर हम इंतज़ार करें तो वो होगी फिर, ठीक। तो हमें ये कॉम्प्लिकेशन को होने से पहले ही रोकना इसका इलाज है। और जो वो आपका अगर डिप के अंदर जो विजिट है हमारा, अगर देखें हम अब डॉक्टर सदाकत की से हमने बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा है कि जवाब हम डॉक्टर साहब से कहा कि आप यहाँ आई स्पेशलिस्ट को बुला लें और गुर्दों के स्पेशलिस्ट को बुला लें और एक हार्ट स्पेशलिस्ट को बुला लें जो कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करे। और हम तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे बड़ा पसंद अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि हमारा इलाज इन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, ठीक है। हम फ्रंट पे खेलना है, हमें फ्रंट पे लड़ना है, पहले महाज पे लड़ना है, हमने पिछले महाज पे नहीं आना, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को रोकना है, हम उस लेवल का इलाज करें, हमारे मरीज इन कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाएं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिस साजिदा को मोहम्मद अली साहब पूछते हैं कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 में बेसिक का जिक्र किया है। मोहम्मद अली एक्टर जो थे, ही वाज आल्सो डायबिटिक और ही हैड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। क्यों सर? जी जी ऐसे ही है। जी जी, तो अच्छा हुआ कि वो नहीं, ये तो कोई और याद आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये जानना चाह रहे हैं कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं? बेसिक डिफरेंस
टाइप 1 टाइप 2 ये एक बड़ा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे है सर, मुझे भी पढ़ के यही लगा था। बुनियादी सवाल, लंबा सवाल। सर आप छोटे-छोटे सिंपल देखें, टाइप 1 बेसिकली टाइप 1 का मतलब है कि वो डायबिटीज जो छोटी उम्र के अंदर हो। छोटी उम्र से मुराद है कि बच्चों में हो और आम तौर पे 30 साल से कम अफराद के अंदर हो। और इन लोगों के जो डायबिटीज होती है, इनके अंदर इंसुलिन बिल्कुल अंदरूनी तौर पे नहीं बनती किसी भी वजह से। इसकी वजह अभी तक मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन कोई ऑब्वियस वजह नहीं है। और इनको हमें पहले दिन से इंसुलिन हमें इनके इलाज के अंदर शामिल करनी पड़ती है। तो उसके बगैर और इसकी जो अलामात हैं वो रोज़े रोशन की तरह होती है। यानी अगर इस वक्त अगर दिन है तो हम ये कह सकते हैं, कोई नहीं कहेगा रात है बाहर, ठीक है, तो हमें ये पता होता है ये बाहर दिन है, ठीक है, हमारे हवास को पता है। तो ये वैसे इन लोगों को यूरिन की प्रेजेंटेशन ऐसी है कि यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, चंद दिनों में बच्चे का वेट लूज कर देते हैं। किसी और बाज़ वक़्त एक्सट्रीम केसेस में कीटोसिडोसिस यानी बेहोशी में जा सकते हैं। तो इनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती, इनका मेटाबॉलिज्म फेल हो जाता है। जो टाइप 2 है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, लेकिन ये 2 नंबर डायबिटीज़ नहीं है। हम 2 नंबर से कुछ को नाम बड़ा इससे कुछ और अगर हम कहते हैं 2 नंबर डायबिटीज, वो कहेंगे शायद इसको डायबिटीज जैली किस्म की डायबिटीज है। तो बेसिकली ये बंदा 2 नंबर है ना, उसकी डायबिटीज 2 नंबर है। तो ये 2 नंबर डायबिटीज, ये टाइप 2 है। तो टाइप 2 डायबिटीज वो डायबिटीज है जो ज्यादा कॉमन है, 95% लोगों को यही डायबिटीज है। सही। ये इसका ताल्लुक आपकी वरासत के साथ है, विरसे में मिलती है। दूसरा इसका ताल्लुक आपके जिसामत के साथ है, ओवरवेट हैं, और इसकी उम्र आमतौर पर 30 साल से लोगों को ज़्यादा है। लेकिन एक और इसकी जो किस्म आ रही है चाइल्डहुड डायबिटीज़, जो क्योंकि बच्चों में ओबेसिटी ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, बच्चे मोटे ज़्यादा होने, उनके अंदर भी टाइप 2 आना शुरू हो गई। इनके अंदर इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन काम नहीं कर रही होती, और बन भी जो रहती है वो इतनी मिकदार में नहीं बन रही होती कि वो अपने आपके जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक उसके मुताबिक चल सके। तो बेसिकली डायबिटीज़ है। टाइप 2 सादा लफ्ज़ों में हम बात करें तो ये ज़्यादा कॉमन है, 95% लोग इन्हीं किसी का शिकार हैं। टाइप 1 कम कॉमन है, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं जैसे स्वीडन, डेनमार्क, वहाँ ये टाइप 1 बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू सम जेनेटिक रीजंस। टाइप 1 का भी जिक्र कर दिया डॉक्टर साहब, टाइप 2 का भी जिक्र कर दिया प्रोग्राम में आगाज़ में। जेस्टेशनल डायबिटीज़, हमल की डायबिटीज़ का भी जिक्र कर दिया आपने। और ये बताइए कि ये बहुत कम में है, शायद 1% में हो, ये मोडी और लाडा, ये क्या है? लाड प्यार जो है, लाडा जो है ना, उसका थोड़ा सा मुश्किल, उसको हम टाइप 1.5 कहते हैं, डेढ़। अच्छा, डेढ़ डायबिटीज़। हम टाइप 1 की बात की, टाइप 2 की, अब टाइप डेढ़ भी आ गई है। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल था जिसमें खैर उसे हम किसी दिन डिटेल में बात करें, वो कहते हैं डायबिटीज़ 5 किस्म की है, ठीक है। वो भी रिसेंट एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वैसे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। जी। तो जो लाडा है, इसको कहते हैं लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज़ ऑफ एडल्ट, क्योंकि टाइप 1 जो होती है ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी वो मगर छोटी उम्र में, वो छोटी उम्र में होती। अगर किसी बड़े बंदे को टाइप 1 हो जवानी में जाके, उसको लाडा कहते हैं। अच्छा, उसके भी लबलबे के बीटा सेल्स बनने लग जाते हैं। जी, वहाँ उसी तरह होते हैं, लेकिन ये अमल कदरे ताखीर से शुरू होता है। बच्चों में तो ज़रा जल्दी शुरू होता है, तो उसमें ये अमल कदरे ताखीर से शुरू होता है, तो इसलिए वो लाडली या लाडा डायबिटीज़ है। तो मोडी है, मैच्योरिटी और ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ ऑफ यंग, ये भी उसी की किस्म है। ये जेनेटिक्स है, इट्स वेरी वेरी रेयर डिजीज। कुछ केसेस मेरे पास लाडा के हैं जो हमारे पास, उनको हम इंसुलिन पे हम कंट्रोल करते हैं। उसमें ये होता है कि उनको हम गोलियां देते हैं, लगता है तो टाइप 2 है बज़ाहिर, तो लेकिन जब गोलियां देते हैं तो इफेक्ट नहीं होता, फिर हम इंसुलिन पे डालना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये कुछ लोगों में इंसुलिन होती है मगर असर नहीं कर रही होती, आप इंसुलिन की रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कुछ बढ़ा सकते हैं दवाइयों से या किसी और तरीके से? देखें, बढ़ाई जा सकती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं। वेट कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और मेटफॉर्मिन यूज़ करें, तो उससे बेहतर हो जाता है। इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी हमने मुख्तलिफ सवालात में आज सर को घेरा हुआ था, बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू आज भी रही, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी
जिसको कहते हैं ना ब्रॉड बेस स्पेक्ट्रम, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी कनेक्टिविटी में ही चले हैं हमने, चाहे मतलब हमने शेयर नहीं किए थे आपस में क्वेश्चन, लेकिन वो रिलेटेड जो है वो, तो इसके जो भी क्वेश्चन हो वो आप हम अगले प्रोग्राम में उनके भी जवाब दो लोगों को। ठीक है सर, ठीक। प्रोग्राम का टाइम तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है सर, लेकिन एक फ़नी सा सवाल इजाज़ हुसैन साहब ने पूछा कि स्नीजिंग से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है? हाइपर या हाइपो? हाइपर। हाइपरग्लाइसीमिया स्नीजिंग से, हाइपो का तो उनको शायद बताएं सर, छींके मारने से भी क्या शुगर तो नहीं बढ़ सकती, उनको कोई याद ज्यादा कर रहा होगा उनकी कमी महसूस हो रही होगी, तो उसकी वजह से हो सकता है। सर ये मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन हमने एज अ फन यानी हमने सोचा कि इसको ऐड करें कि ये सवाल बड़ा घबराए होते हैं, इतने डरे होते हैं कि कोई दूर भी जो है ना छींक मारे तो कहते हैं ना जुकाम उनको लगता है शायद। डॉक्टर साहब ये भी आज बता ही दें, हाँ। किसी को शुगर दूसरे बंदे से भी, छूत की बीमारी भी है? नहीं, छूत की बीमारी नहीं है, ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। टाइप 2 की बात कर रहे हैं, जो टाइप 1 है वो ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी उसके आपका अगर बर्तन सर कोई डायबिटिक यूज कर रहा है तो दूसरा करेगा उसको लग जाएगी? नहीं लग सकती, ऐसे मुश्किल है, नहीं है ही नहीं ऐसी, नामुमकिन है। मुश्किल तो खैर बहुत गलत बात है, नामुमकिन है, यानी ऐसी कोई बेसिक। ठीक है जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर इम्तियाज़ हसन के साथ इतना ही वक्त, और फिर हम दोबारा हाजिर होंगे थर्सडे को। और मिस साजिदा आपका भी बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ये सारी बातें जो आपके लिए हम करते हैं इनके ऊपर अमल ज़रूर करें, और कोई सवाल, ये मैं सच बताऊं कि ये तो वैसे मिस साजिदा ने एंड पे कहा कि छींक मारे, बट आपके जहन में अगर कोई सवाल आए तो डॉक्टर इम्तियाज़ और हम सब लोग यहाँ पे आपके जवाब देने के लिए बैठे। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें तोहम परस्ती होती है, कई ऐसे ख्याल होते हैं जो हमारे जहन में हमें जो है डरा रहे होते हैं, बट इट इज़ बेटर टू आस्क एंड टू कम टू नो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।